Hello friends, today we will discuss about Socrates' political thoughts. आज हम सुकरात के राजनीतिक चिंतन के बारे में परिचर्चा करेंगे. जैसा कि as you know already discuss about we have already discussed about the what is the knowledge of virtue and what is the virtue of knowledge. ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है. सुकरात का यह चिंतन जिसके बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं. आखिर सुकरात ने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या मीनिंग था, इस पर भी हमने परिचर्चा कर ली. अब इसके आगे की हमारी श्रृंखला सुकरात के राजनीतिक चिंतन के अन्य जो संदर्भ रहे हैं उनके ऊपर केंद्रित रहेगी. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको पहले बताई है, यू नो दैट सुकरात अगेन अलाइव विद प्लेटोज लाइफ. सुकरात प्लेटो के जीवन में फिर से जन्म ले चुका था. अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमें सुकरात के राजनीतिक चिंतन को समझना है तो हमें पहले प्लेटो को समझना होगा. जिस तरह से सुकरात के शिष्यों के सामने सुकरात को विष पान करना पड़ा, वह बड़ा ही निंदनीय था. और इस घटना का प्लेटो के जीवन पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा. प्लेटो was more affected from this incident that his teacher, without any crime, without any illegal action, उन्हें पनिशमेंट का सामना करना पड़ा. सत्य के लिए, सही के लिए, सच के लिए उन्होंने ऐसा किया. इस बात से प्लेटो बहुत प्रभावित हुआ कि मूर्ख राजा कदापि नहीं होना चाहिए. यदि किसी देश का राजा या शासक या स्वामी मूर्ख होता है, झूठा होता है, प्रशंसनीय होता है, उस देश के नागरिकों का, उस सिटी स्टेट के सिटीजन का भविष्य सदैव के लिए अंधकार में हो जाता है. आज भी दुनिया के ऐसे देश जिनको आप देख रहे हैं बैकवर्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, केन्या, नैरोबी, घाना या अन्य देश, पार्शली इंडिया इज इंक्लूडेड. जिस देश का शासक बेईमान हो, झूठा हो, प्रशंसनीय हो, भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल करता हो, जनता के सामने घड़ियाली आंसू बहाता हो, रोता हो, राष्ट्रवाद की बात करता हो, हीगल के राष्ट्रवाद की बात करता हो, सैडो नेशनलिज्म को आधार बनाता हो, निसंदेह उसकी उपलब्धियां और सफलताएं अनगणित हो सकती हैं, परंतु इन नॉन काउंटेबल अचीवमेंट का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बैड रिजल्ट होगा इन लॉन्ग पीरियड. दीर्घ काल में या लंबे समय में इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है. इसीलिए प्लेटो ने रिटन वर्क जो किया उसमें सुकरात की आत्मा पुनर्जीवित थी. हम कह सकते हैं कि आत्मा विद्यमान थी, अमर थी. सबसे पहले स्टेट के बारे में कि स्टेट कैसा होना चाहिए, फिलोसोफर किंग की परिकल्पना, इमेजिनेशन किया है. दार्शनिक राजा होना चाहिए, ऐसा दार्शनिक राजा जिसकी एजुकेशन लाइफ, जिसकी पर्सनल लाइफ, जिसकी फैमिली कम्युनिज्म का सामना करती है, साम्यवाद का सामना करती है. ऐसा राजा जो आजीवन एजुकेशन अचीव करता है, लाइफ टाइम. इट मीन्स एजुकेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस विच रनिंग ऑफ लाइफ टाइम ए पर्सन. वह जीवन की एक अधिगम प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है. शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है. इसलिए राजा एजुकेशन मेथड जो आप प्लेटो को आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से उसने
टू डिवाइड या टू पार्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम किया है, और उसके बाद किस तरह से उसकी शिक्षा प्रणाली ही एक बेहतरीन राजा का सर्जन करती है। इसलिए वह राजा सामान्य जीवन का निर्वहन करेगा, वह सैनिकों के साथ छावनी में रहेगा, उसका अपना परिवार नहीं होगा, उसकी अपनी संपत्ति नहीं होगी। आखिर ऐसा राजा जो बाद की उत्तरवर्ती रचनाओं में है, प्लेटो के जीवन की वृद्धावस्था की रचनाओं में है, वो बदल जाता है, परंतु जो उसकी युवावस्था की रचनाएं हैं उन रचनाओं में उसने फिलोसोफर किंग की बात कही गई है। उस आदर्श राज्य को डिडक्टिव मेथड के माध्यम से उसने अचीव करने की प्रक्रिया भी बताई है। एक लक्ष्य होना चाहिए, अपना उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए ऐसा राजा सोने के बर्तनों को, गोल्डन पॉट्स को टच नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा, सामान्य थाली में भोजन करेगा, धरती के ऊपर बैठकर भोजन करेगा, राज सिंहासन नहीं होगा, तमाम तरह की जो विलासतापूर्ण वस्तुएं हैं उनसे वह दूर रहेगा। वर्तमान में तो आप देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों के लोग रुपयों के सूट पहने जाते हैं। इसका मतलब है प्लेटो का चिंतन और सुकरात का चिंतन, जो सुकरात का मौखिक चिंतन था, सुकरात का इमेजिनेशन चिंतन था, सुकरात का डायलेक्ट मेथड का जो थॉट्स था, उसको रिटन वर्क में कन्वर्ट कर दिया बाय प्लेटो के द्वारा उसे लिखित स्वरूप प्रदान किया गया। जस्टिस, प्लेटो स्टेट्स दैट जस्टिस मीन्स वॉइस ऑफ योर सॉल, आपकी आत्मा की आवाज ही क्या है? न्याय है। अंतरात्मा की आवाज न्याय होती है। इसका मतलब है कि सुकरात जो कहना चाह रहा था कि नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज नॉलेज, ये इसी को डिफाइन करता है कि आपकी सॉल हॉली सॉल होनी चाहिए, पवित्र आत्मा होनी चाहिए, आपको झूठ और सच का पता होना चाहिए, आप कदापि किसी का बुरा नहीं करते हो। निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि वह जस्टिस का सबसे जो मोरल स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया है। किस तरह से प्लेटो ने जो अभिव्यक्त किया है कि 3 तरह के क्लास होंगे, उन क्लास के ड्यूटीज़ होंगे, और इससे न केवल इंडिविजुअल जस्टिस अपितु सोशल जस्टिस भी स्थापित होगा, मोरल जस्टिस भी स्थापित होगा। जस्टिस के सभी स्ट्रक्चर को यहाँ देखा जा सकता है। इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम जो उसने डिवाइड किया है उसको हम समझ सकते हैं। इसी तरह से लॉज या कानून के बारे में जो उसने अभिव्यक्त किया है अपनी पुस्तक द लॉज के अंतर्गत, कानून की शासन की भी बात उसने कही है। प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में उसने कहा कि लॉ ऑपरेशन नहीं हो सकता, व्यक्ति का कानून नहीं हो सकता, ये रूल ऑफ लॉ हो सकता है। रूल ऑपरेशन की जगह रूल ऑफ लॉ हो सकता है, कानून का शासन हो सकता है, और कानून विवेकशील व्यक्तियों की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात जो विवेकशील व्यक्ति हैं उन्हीं का चिंतन ही कानून होता है। जैसा कि संत ऑगस्टाइन ने शाश्वत कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून, मानविक कानूनों की बात कही है, उन सभी कानूनों का स्ट्रक्चर या सुकरात के पॉलिटिकल थॉट में हमें देखने को मिलता है। ऐसे कानून जो ईश्वरीय कानून है जहाँ तक व्यक्ति की पहुँच नहीं होती है, ऐसे कानून जिनको नेचुरल लॉज कहा जाता है, ऐसे कानून जिनको डिवाइन लॉज कहा जाता है, ऐसे कानून जिनको ह्यूमन लॉज कहा जाता है। मानवीय कानून देश काल और परिस्थितियों के अनुसार सर्जित किए जाते हैं, और उनमें सिचुएशन के अनुसार चेंज भी लाया जा सकता है, परिवर्तन भी लाया जा सकता है। इसके अलावा स्टेट के स्ट्रक्चर की जो बात कही गई है वो भी सुकरात और प्लेटो की सेम स्ट्रक्चर की बात कही है कि राज्य वास्तव में क्या है। जैसा प्लेटो स्टेट दैट राज्य बबूत के वृक्षों से उत्पन्न नहीं होता व्यक्ति, अपितु राज्य उत्पन्न होता है उसमें निवास करने वाले लोगों से। इट मीन्स स्टेट इज एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ पर्सन, राज्य व्यक्ति के का ही विस्तृत स्वरूप है, या हम कह सकते हैं कि राज्य वही है जो व्यक्ति का चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति का बड़ा स्वरूप ही राज्य है। इसके अलावा सुकरात के पॉलिटिकल थॉट्स में कह सकते हैं कि पर्सन जो है वह स्टेट के लिए, और स्टेट सबसे अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। एक पर्सन्स को, अपने सिटीजन्स को गुड लाइफ देने के लिए स्टेट का गुड स्टेट होना बहुत ज़रूरी है।
आदर्श राज्य की बात जिसको हम के रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं, आइडियल स्टेट। प्लेटो ने जिसे आइडियल स्टेट कहा है, सुकरात भी ऐसे आइडियल स्टेट की बात ही कर रहा है, जिस स्टेट पर रिलीजन का, इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो किंग होता है, जो एक तरह से सिनोनिम्स ऑफ स्टेट है अकॉर्डिंग टू सोक्राट्स एंड प्लेटो, वह निसंदेह एक श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, बहुत सी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाला, बहुत से एग्ज़ाम्स को फाइट करने वाला, क्लियर करने वाला, एक लॉन्ग पीरियड तक इन एग्ज़ाम्स को पास करने वाला और लाइफ टाइम एजुकेशन अचीव करने वाला पर्सन इस स्टेट को होल्ड करता है, और इसीलिए ये स्टेट एक गुड स्टेट होता है, आइडियल स्टेट होता है। आइडियल स्टेट में जस्टिस और एजुकेशन और तमाम तरह की सिस्टम्स और कम्युनिटी का सिस्टम, गार्जियन, तमाम तरह की क्लास का सिस्टम एक्यूरेट होता है। किसी भी कीमत पर जो गुणवान लोग हैं, सोफिस्ट लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको सज़ा नहीं दी जा सकती है, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। राजा को कदापि मूर्ख नहीं होना चाहिए। एक गुणवान व्यक्ति को दूसरा गुणवान व्यक्ति ही समझ सकता है। इसका मतलब है कि यदि राजा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो शिक्षित लोगों को कैसे समझेगा। अगर राजा संपत्ति से प्रेम करेगा तो वह करप्शन को कैसे समझेगा। यदि राजा परिवार महिलाओं से ज़्यादा प्रेम करेगा या ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेगा तो वह अपने नागरिकों के सामान्य जीवन को अथवा कष्टों को नहीं समझेगा। इसीलिए यहाँ सुकरात के चिंतन को प्लेटो ने अभिव्यक्त के रूप में साम्यवाद की परिकल्पना की है। प्लेटो का साम्यवाद, सुकरात का साम्यवाद बेसिकली मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म से बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि मार्क्सवाद का जो साम्यवाद है वो इकोनॉमिक कम्युनिज्म, आर्थिक साम्यवाद है, परंतु जो प्लेटो का साम्यवाद है वह सोशल कम्युनिज्म है, मटेरियल कम्युनिज्म नहीं है। उसमें फैमिली और प्रॉपर्टी की बात कही गई है कि केवल वह इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं है, इसलिए कि राजा किसी लालच में नहीं आ जाए, राजा किसी प्रकार का अपकृत्य नहीं करे। राजा जिस उद्देश्य के लिए बना है उन उद्देश्यों में एज ए बैरियर के रूप में इंक्लूड किया गया है फैमिली एंड प्रॉपर्टी को। सो फैमिली एंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किंग कम्युनिज्म ड्यूटी को फॉलो करेगा। वह परिवार के प्रति, उसका कोई परिवार नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी उसके परिवार की। जो क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि प्लेटो ने जो कहा है वो पार्श्विक समाज की बात कही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्लेटो का जो ध्येय था, उस ध्येय को, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लेटो का के द्वारा ऐसा मैकेनिज्म स्थापित करना जरूरी था, जो मैंने पहले ही बताया कि प्लेटो डायरेक्टिव मेथड का यूज़ करके वह अपने आइडियल स्टेट जो उसने गोल सेट किया उसको अचीव करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। किस तरह से उसे अचीव करेगा, ये उसके टूल्स हैं। इसलिए प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट को अचीव करने के लिए सुकरात जैसे ज्ञानी व्यक्ति को मूर्ख राजा की सज़ा से बचाने के लिए ऐसे स्टेट की उसने इमेजिनेशन की है, कल्पना की है, उसको स्थापित करने का उसने सोचा है। हालांकि प्लेटो भी राजकुमार था और प्लेटो को भी अनेक बार कष्टों का सामना करना पड़ा, उसे भी जेल में बंद कर दिया गया और उसको दास के रूप में खरीदा गया। उसके बाद उस वह जीवन में ये समझ पाया कि वास्तव में जो किंग होता है उसकी पावर क्या होती है, और इसलिए किंग एक अच्छा किंग होना चाहिए, आइडल किंग होना चाहिए। इस तरह से सुकरात का जो आधारभूत राजनीतिक चिंतन है वह प्लेटो के रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। प्लेटो का जो लिखित स्ट्रक्चर है उसमें हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है कि सुकरात प्लेटो में पुनर्जीवित हो गया। यदि हमें सुकरात को समझना है, यूनान को समझना है, सोफिस्ट को समझना है, उस समय की पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, सोशल सिस्टम को समझना है, इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है, अदर सिस्टम्स को समझना है, समाज को समझना है, सिविलाइजेशन को समझना है, तो हमें प्लेटो की रचनाओं का अध्ययन करना होगा। क्योंकि यदि सुकरात की रचनाएं नहीं हैं, रिटन फॉर्म में नहीं हो, केवल डायलेक्टिक मेथड में है, मोनोलॉग शैली में है, इसलिए उन मोनोलॉग शैली को, डायलेक्टिक मेथड को, जो एक रिटन स्ट्रक्चर में कंपोजिशन देने का कार्य किया है, वो कार्य प्लेटो के द्वारा ही किया गया है।
इसके अलावा सुकरात के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो एक्चुअली प्लेटो के ही क्रिटिसिज्म हैं। सुकरात का राजनीतिक चिंतन यहीं ब्रीफ में समाप्त होता है और आगामी व्याख्यान माला में हम प्लेटो के राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। थैंक यू सो मच।